साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। कुछ 2-4 पॉइंट डिस्कशन करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। देखें, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी साथी वीडियो देखते हैं और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि इस टेलीग्राम पे आगे चलकर क्वेश्चन पेपर वगैरह और इम्पोर्टेंट डिस्कशन अपन यहाँ पर करते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने जो ये आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी या तो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाना, और लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हो तो सीधा सीधा आप लिखना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस, तो आप इस पे जुड़ जाओगे। इस पे अगर आपको कोई डिस्कशन चाहिए है ना, किसी बात का आप डिस्कशन करना चाहते हो तो फिर क्या करना, आप इसमें ऐड हो जाना मेरे से, है ना। यदि आप किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे इस लिंक से जुड़ सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पर जाओगे ना, यहाँ पर लिंक क्लिक करोगे तो फिर ये क्या करेगा, आपको वहाँ ले जाएगा दूसरे वाले पे, इस पे जहाँ पर 37 मेंबर जुड़े हैं अभी। आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको किसी तरह का कोई डिस्कशन करना है, कोई इंपॉर्टेंट लगेगी बात, उसका मैं जवाब दे दूंगा। बाकी बहुत सारे डिस्कशन आप खुद भी कर लेते हो आपस में, तो आपको आंसर मिल ही जाता है। वरना फिर क्या करना, आप यहाँ से इस लिंक के द्वारा इससे जुड़ के और मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हो तो वो जुड़ जाना। बात आगे की करते हैं। देखें, कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी हैं, माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी हैं, कुछ बायोकेमिस्ट्री से एमएससी होते हैं, और उनके मन में ऐसे डाउट होते हैं कि हमको गवर्नमेंट एलिजिबल मानेगी या नहीं मानेगी। जैसे अब तक की भर्ती में भी क्या हुआ था, इस भर्ती के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वालों को एलिजिबल नहीं माना था, उन्होंने कोर्ट में केस कर रखा था, और बायोटेक्नोलॉजी वालों को बाहर करते हुए आरपीएससी ने क्या कर दिया था, रिजल्ट निकाल दिया था। कुछ सीटें जो किसी और पुराने केस को लेकर थी वो रिजर्व रखी थी, लेकिन बाकी बायोटेक्नोलॉजी वालों ने इस साल जो केस लगाया था उनको अलग करते हुए आरपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया था। तो अभी तक शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर सम्मिलित होंगे, ऐसा राजस्थान सेवा नियम 2021 में लिखा हुआ है। तो जो 2021 राजस्थान सेवा नियम आया है, करीबन 50 वर्षों बाद में बदलाव हुआ है। इनमें जो नियम आए हैं वो बायोटेक्नोलॉजी वालों को क्या कहते हैं और क्या किस तरह से स्थिति क्लियर होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और भी कई सारी बातें करेंगे अपन इस वीडियो में। इस वीडियो में ये भी बात करेंगे अपन की प्ले लिस्ट वगैरह से कैसे निकालें आप वीडियो को, और इस आपके प्लेटफॉर्म पर अपने को क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, और आपका कोई शंका समाधान हो उसको भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो में बने रहें, आपके लिए ये 15-20 मिनट का वीडियो शानदार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, आप राजस्थान सेवा नियम पढ़ेंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इसकी मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये जो है राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन आ गया था, कब, 26 जुलाई 2021 को, और इसके अकॉर्डिंग ही अब सारी चीज़ें होने वाली हैं, भर्ती वगैरह सब है। इसका नाम क्या है, नाम राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021। ये इसी तारीख से, प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे, नियम लागू हो जाएंगे। अब इसमें देखो कई सारी बातें आप चाहे तो डिटेल में पढ़ लेना, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, पर अपने को जो काम की बातें हैं ना वो अपन इसमें लेके चलते हैं। और काम की बातों के लिए आप कहाँ से चलेंगे, आप जो करीबन 40-41 नंबर पेज है वहाँ पर जाओगे तो 40 के बाद में आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। देखो 40-42 पेज के बाद में ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि जो राज्य में सेवा पद होंगे उनकी किस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी। ठीक है, तो इसमें जो अपने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी है उसकी क्या क्या योग्यता होगी, प्लस जो सेकंड ग्रेड साइंस है उसमें क्या योग्यता होगी। बायोटेक्नोलॉजी वाले विशेष रूप से कन्फ्यूजन होते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पर स्थिति क्लियर करेंगे। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इस पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अलग से एक बना रखी है पीडीएफ, वहाँ से मैं आपको स्थिति क्लियर करता हूँ। पर उससे पहले, ये स्थिति क्लियर करने से पहले मैं आपको थोड़ी बातें और क्लियर कर दूँ। देखें, जो प्राध्यापक एग्जाम होगा, ये देखो साफ साफ दे रखा है, प्राध्यापक पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। कई बच्चों को यह भी कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या स्कीम होगी, क्या एग्जाम पिछले पैटर्न पे ही लगेगा। तो देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि परीक्षा 450 अंकों की होगी, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 150 अंकों का होगा, 75% होंगे, और दूसरा पेपर 300 अंकों का होगा। पहले पेपर की अवधि है वो 1.5 घंटे की होगी, और दूसरे पेपर की अवधि है वो 3 घंटे की होगी। दोनों के अंदर ही प्रश्न क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। नकारात्मक अंकन लागू होगा, वही जो 1/3 भाग कटता है, उसी तरह से सारी बातें सही हैं। एक बात अलग आ गई इसमें, क्या है,
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अहर अंक 40% होंगे, परंतु उपयुक्त नियम प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो आपको इनमें 5% छूट मिल जाएगी। बाकी सब कैटेगरी के लिए क्या है कि आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र, कहने का मतलब फर्स्ट पेपर में भी आपको मिनिमम 40% नंबर लाने होंगे। पहला पेपर 150 नंबर का है, तो 150 नंबर में से आपके अगर 60 नंबर नहीं आते हैं तो आप इसमें वैसे एलिजिबल नहीं है। तो आप मान के चलिए कि आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। पहले पेपर के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है काम ये, क्योंकि 80-85 नंबर तो मैक्सिमम, 80-85-90-100 नंबर तो मैक्सिमम होते हैं, तो वहाँ तक लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उसकी तैयारी ठीक कर कीजिए। और जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसके अंदर देखा जाए तो 300 में से आपको 120 नंबर लाने होंगे। कहने का मतलब 300 में से 120 और 60, आपको 180 नंबर तो 450 में से लाने ही होंगे। अगर इतने से आपके कम नंबर होते हैं तब तो आप वैसे ही एलिजिबल नहीं है। तो 40% वाला क्राइटेरिया है। इससे क्या होगा कि जैसे जो पहले कभी 10 नंबर वाले भी सिलेक्ट हो जाते थे, कभी 20 नंबर वाले सिलेक्ट हो जाते थे, वो अब समस्या नहीं रहेगी। और जो 40% जिसके मिनिमम होंगे उन्हीं की कॉपियां है ना, वो आगे जाकर जो मेरिट बनेगी उसमें शामिल होंगी। तो ये बात क्लियर कर लेना। आगे देखो, इसका सिलेबस जो है, जो पहले 1.5 घंटे वाला पेपर होगा, जीके का जो पेपर होगा, पहला पेपर सामान्य का, उसके अंदर सामान्य अध्ययन में आपके 5 टॉपिक डाल रखेंगे। सेम वही है, इसमें अभी भी कोई भी अंतर नहीं है, सेम वो की वो चीजें हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें इतिहास आता है, भारत का इतिहास है और राजस्थान का इतिहास है। इस भारत और राजस्थान के इतिहास से आपको 15% मिलेंगे, 2-2 नंबरों के, 30 नंबर हो गया। करंट अफेयर के मामले में आपको 10% मिलेंगे। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल, तीनों के 5-5 नंबर, 5-5% आते हैं। 5% इसके, 5 इसके और 5 इसके, तो इनके प्रश्न कितने हो गए, इनके प्रश्न हो गए 15। शैक्षिक प्रबंधन के प्रश्न कितने हो गए, 15। तो 15, 30, 40 और 55% तो यहाँ हो गए। बच्चे कितने, 20%। 20% में ये 5 टॉपिक हैं। देखो, बौद्धिक परीक्षण, मेंटल एबिलिटी, सांख्यिकी, स्टैटिक्स है सेकेंडरी लेवल की, और मैथ है किसकी, सेकेंडरी लेवल की। 3 चीजें तो ये हो गई, और फिर हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब कई बार क्या होता है कि इन 5 टॉपिक हो गए ना, 5 टॉपिकों में प्रश्न आने 20, तो क्या करते हैं, 4-4% ले लेते हैं पांचों के। तो ऐसे करके 12% आ जाते हैं किसके, रीजनिंग के, स्टैटिक्स के और मैथ के। और 8% आ जाते हैं किसके, 4 हिंदी के, 4 इंग्लिश के। एक बार ऐसा भी हुआ है। कई बार कैसा होता है कि 5% हिंदी के आगे, 5% किसके आगे, अंग्रेजी के आगे, तो 10% हो गए। बाकी 10 जो बचे ना, वो किसके, रीजनिंग के, स्टैटिक्स के और मैथ के। तो ये ऐसी गणित कुछ होती है कि दो फर्क आ जाता है कई बार। तो ऐसा करके कैसे भी गणित हो, आपको इस तरह से 1.5 घंटे के अंदर ये चीजें क्लियर करनी है। ये तो बात होगी फर्स्ट पेपर की। इसमें से आपको 60 नंबर लाने ही लाने हैं। तो 3 बिग पोर्शन यहां पर सबसे पहले ये आपको ध्यान रखने हैं कि 15 नंबर का आपको इतिहास, 15 नंबर का आपको मैनेजमेंट और 10 नंबर का आपको करंट अफेयर। ये 3 बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी बता रहा हूं मैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलो हिंदी तो है, इसमें क्या पढ़ना है, अंग्रेजी तो इसमें क्या पढ़ना है, एक आधा पर्सन इसको भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें सरल पर्सन तो कम से कम कर ही लोगे। तो 15, 30 और 10, 40 नंबर का मैटर आपको बहुत अच्छे तरह से तैयार करना है। ये तैयार करोगे तो आपकी बाकी चीजें सहूलियत रहेंगी। 40% तैयार हो गए, 40% तैयार हो गए, तो इसका मतलब 80 नंबर का मैटर आपके तैयार हो गया। 50% से ज्यादा का मैटर आपके पास तैयार हो जाता है इन 3 टॉपिकों को क्लियर करने से। ठीक है, अब देखें, आगे चलते हैं। जो सेकंड पेपर होगा आपका, उसका समय 3 घंटे, और उसमें संबंधित विषय का ज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्तर का। इसमें अपने सिलेबस में, बायोलॉजी सिलेबस में करीबन कितनी है, जो है 8 यूनिट है। 8 यूनिट अपने सेकेंडरी लेवल की हैं, 8 यूनिट अपने ये ग्रेजुएशन लेवल की हैं। 8 और 8 16, और 4 यूनिट हैं आपके स्नातकोत्तर लेवल की, पीजी लेवल की। तो ऐसे आपके सिलेबस में सब्जेक्ट की बात करें तो 20 यूनिट हैं। इन 20 यूनिटों को अपने क्लियर करते हुए इनसे पर्सन लेने हैं, और इनसे पर्सन आएंगे कितने, 120 पर्सन आएंगे, 2-2 नंबर के, 240 नंबर का आंकलन हो गई। 60 नंबर आ जाएंगे आपके साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी का ये मैटर दे रखा है। इस तरह से 60 नंबर यहाँ पर आएंगे। इसके लिए ये सारी बातें किसके लिए होंगी, ये होंगी आपके प्राध्यापक परीक्षा के लिए। ये सब बातें आपको टेलीग्राम पे पूरा शिक्षा सेवा नियम दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक एक बात आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरी चीजें पढ़ लीजिए। पर आप अगर
स्कूल लेक्चरर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये सब चीज़ें ही काम आने वाली है। फिर कोच के लिए दे रखा है, ये जो कोच है ना, उसका एग्जाम होगा, उसके लिए पेपर दे रखे हैं, इस तरह से सिलेबस दे रखा है, किस किस प्रकार से सिलेबस होगा। और ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए, अब वरिष्ठ अध्यापक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र कितने का अंक का होगा, वो होगा 200। देखो इसमें एक प्रश्न पत्र 200 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा, तो यहाँ पर 500 नंबर की एग्जाम होनी है। पहला जो 200 नंबर का प्रश्न होगा उसके अंदर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो 2-2 नंबर के एक प्रश्न है, और उसका जो शामिल क्या क्या टॉपिक है, भारत का राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, सामान्य ज्ञान है, समसामयिक मामले करंट अफेयर, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब स्कूल लेक्चरर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में आती है, और जबकि वरिष्ठ अध्यापक के अंदर आपके सेकंड ग्रेड के अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आती है। नकारात्मक अंक लागू है, और यहाँ भी वही 40% आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40%, मतलब आपके 80 नंबर 200 में से आते हैं तो ही आपकी आगे की बातों पर विचार होगा, वरना कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड पेपर होगा वो 300 नंबरों का 2.5 घंटे का होगा, और 150 इसमें वो विकल्पीय प्रश्न होंगे। वही बात यहाँ पर लागू होती है 40% इसके लिए। इसमें भी जो सिलेबस दे रखा है वो सुसंगत विषय वस्तु के बारे में सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान है उसके प्रश्न आएंगे, फिर आपके स्नातक स्तर का आएंगे, और आपकी अध्यापक रीति आएंगी। ये जो है टीचिंग मेथड है वो आते हैं यहाँ पर, जबकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर टीचिंग मेथड का कोई नहीं आता। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर हो गई। अब देखें सिलेबस के बाद में कुछ चीज़ें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी मैंने प्रिंट निकाल रखा है, उसका मतलब फोटो ले रखी है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, बायोटेक वालों के लिए जो है वो इसमें दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। प्राध्यापक जीव विज्ञान जितने भी पद होंगे, अभी करीबन मान लो 350 के आसपास पद खाली हैं, 360 के आसपास अभी वो जो एक सर्कुलर घूम रहा है, तो 360-70 के आसपास जो पद हैं उनमें से 50% पद हैं वो प्रमोशन से भर लिए जाते हैं, और 50% पद हैं उन पर भर्ती आती है। तो अभी देखा जाए तो 160, 50, 60 के आसपास पद आने वाले हैं। पिछली बार जितनी भर्ती थी लगभग उतने ही आपके बायोलॉजी में आने की संभावनाएं हैं, कुछ 2, 4, 5 आगे पीछे हो सकते हैं। इसकी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखो प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा, परंतु उन्होंने स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो। साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा। ये तो बीएड की बात हो गई नीचे वाले, तो ये तो किसकी बात है, नीचे वाले तो बीएड की बात है, ये तो बीएड की बात है कि बीएड होना चाहिए। लेकिन आपके एमएससी होना चाहिए किसमें, जूलॉजी में, या बॉटनी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में। चारों में आपके अगर एमएससी है तो आप प्राध्यापक जीव विज्ञान एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। परंतु आपके स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए, बॉटनी और जूलॉजी तो होना ही चाहिए। बॉटनी और जूलॉजी के साथ आपके चाहे बायोटेक हो, बॉटनी जूलॉजी के साथ चाहे आपकी केमिस्ट्री रही हो, बॉटनी जूलॉजी के साथ आपकी माइक्रोबायोलॉजी रही हो, या बॉटनी जूलॉजी के साथ में कोई भी टॉपिक रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, परंतु 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, प्राध्यापक जीव विज्ञान के लिए। ये यहाँ पर साफ साफ है। एमएससी में 4 चीज़ें हो सकती हैं, बॉटनी हो चाहे आपके, चाहे जूलॉजी हो, चाहे आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो, चारों एलिजिबल हैं। परंतु चारों के ही अगर आप स्नातक स्तर पर बात करें तो स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी आपने पढ़ी हुई हो, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। 1 नंबर बात तो ये हो गई। तो ये तो बात किसके लिए होगी, स्कूल लेक्चरर के लिए। अब बात करें इसके लिए किसके लिए, ये वाला मैटर है क्या, ये वाला देखो, ये विज्ञान सेकंड ग्रेड के लिए। अगर सेकंड ग्रेड में देखो ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं इतने वाले, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, 4 नंबर पर विज्ञान है, तो 4 नंबर पर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, उसको आप इस तरह से समझिए। 50% वही प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% पे भर्ती निकलेगी, है ना। इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो 4 नंबर पद के लिए देखें, 4 नंबर है ना,
स्तंभ संख्या 2 में क्रम संख्या 4 पर के लिए पद के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। या तो फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या क्या हो जूलॉजी, या क्या हो बॉटनी, या क्या हो माइक्रोबायोलॉजी, या क्या हो बायोटेक्नोलॉजी, या क्या हो बायोकेमिस्ट्री। परंतु इन सभी विषयों में से कम 2 विषय जो क्या हैं कैसे होने चाहिए, बीएससी में होने चाहिए। अगर ये 2 विषय नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये कम से कम 2 विषयों के साथ स्नातक, इन जो दे रखे हैं इनमें से कम 2 विषयों के साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप क्या हैं इसके लिए एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं। मान्यता प्राप्त और डिग्री तो है ही है। एक और दे रखा है क्रम संख्या 4 पद के लिए वैकल्पिक विषयों में कम से कम 2 विषयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और बायोकेमिस्ट्री। इनमें से किसी 2 के साथ में, अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जो साफ जो फ्रेश बायोटेक है ना, जिसकी केवल इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी है, वो सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल नहीं है। इस शिक्षा सेवा नियम के तहत यही निकल के आती है बात। तो मेरे हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्लियर हो गया होगा। आप डिटेल में पढ़ लीजिए। इसमें ये जो पूरा मैंने शिक्षा सेवा नियम है वो पूरा का पूरा डाल रखा है। आप डिटेल में और पढ़ लीजिए इसके अंदर कि क्या समस्याएं आ सकती हैं आपके लिए अगर आप केवल बायोटेक्नोलॉजी से हैं। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जो वीडियो है मेरे वाले प्ले लिस्ट में प्रॉपर मिलते नहीं हैं। तो अगर आपको वीडियो प्रॉपर प्ले लिस्ट में नहीं मिलता है तो आप क्या करें, मैं थोड़ा सा एक PDF बना के लाया हूँ। सबसे पहले तो आप अब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब चैनल पर तो पहुंच ही गए। फिर भी आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, यूट्यूब पर संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज लिखें। जैसे आपको संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज मिले, सबसे पहले तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना। जैसे सब्सक्राइब आप हो जाओ, आप क्या करना, जहां पर संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज लिखा हुआ इस तरह का फ्रंट पेज आएगा, ये इस तरह का आपके पास फ्रंट पेज रहेगा। ये एक पेज है। जैसे आप इस पे पहुंच जाओगे तो फिर आप दूसरे पेज पे जैसे पहुंचोगे, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस पे क्लिक किया, आप इस दूसरे पेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पर देखो आपको होम दिखेगा, वीडियोस दिखेंगे, प्लेलिस्ट दिखेगा, कम्युनिटी दिखेगा, ऐसे कॉलम आएंगे। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना, ये इस तरह का आपको इंटरफेरेंस दिखेगा। जैसे दिखेगा आप क्या करना, प्लेलिस्ट पे जाना। जैसे प्लेलिस्ट पे पहुंचोगे इस तरह की वीडियो आ जाएंगी, ये वाली क्लियर आ जाएगी। तो प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस निकल के आ जाएंगी। अगर कुछ वीडियो कम आते हैं तो यहाँ पर एक तीर का निशान सा आ जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो और सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे मान लो कोई भी एक वीडियो है, कोई भी एक यूनिट है, जैसे मान लो ये यूनिट है, यूनिट फर्स्ट टेक्सोनॉमी, आपने इसको क्लिक किया तो आपको पहले पता चला कि यूनिट फर्स्ट टेक्सोनॉमी में 34 वीडियो बने हुए हैं, 34 वीडियोस किसमें हैं, टेक्सोनॉमी के यूनिट के हैं। तो आप इस पे जब आगे जाओगे ना तो टेक्सोनॉमी यूनिट जैसे आपने क्लियर किया तो आपके सामने पूरे के पूरे 34 वीडियो खुल जाएंगे। अब क्या करना, हो सकता है यहाँ पर ये कोई कितने नंबर का वीडियो लगा हो, कोई कितने नंबर का वीडियो लगा हो, लेकिन जैसे यहाँ पर पार्ट 30 लगा हुआ है, ऊपर क्या पार्ट 4 है। तो आप क्या करना, इनको यहीं पड़े रहने देना। आप तो नंबर वाइज जाना, आप यहाँ पर ढूंढना कि सबसे पहले पार्ट फर्स्ट कौन सा है। आप पार्ट फर्स्ट पे जाओगे, उसके बाद पार्ट सेकंड पे जाओगे, सब पे लिखा हुआ है पार्ट 24 है, 23 है, 22 है, 21 है ना, 10 है, 5 है, 1 है। तो 1 से लेकर 34 नंबर वीडियो के पार्ट लगे हुए। तो आप क्या करना, पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखना, उसके नोट्स बनाना, वो जाए, फिर आप पार्ट नंबर सेकंड देखना, उसके बाद थर्ड देखना, उसके बाद फोर्थ देखना। इस तरह से आपकी सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाकर इजीली क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से आप क्या एलिजिबल हैं, वो मैंने आपको बता दिया इस शिक्षा सेवा नियम के तहत। दूसरे नंबर पर मैंने आपको ये बता दिया कि आप प्ले लिस्ट में किस प्रकार से पहुंच सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप किस प्रकार से जाएंगे और किस प्रकार से वीडियो को आप देख सकते हैं। 2 नंबर बात ये हो गई। तीसरे नंबर पर बात ये करते हैं कि कुछ बच्चों के अभी भी बुक्स को लेकर डिस्कशन होते रहते हैं। अभी भी आप जैसे टेलीग्राम पे देखोगे तो कोई कह रहा है एलन की सीट ले आओ, कोई कह रहा है फला की सीट ले आओ। देखिए, अगर कोई एलन का सिलेबस, एलन का पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एलन या कोई भी जो नीट वाली जो है ना कोचिंग, उनका जो सिलेबस होता है वो 11वीं और 12वीं के स्तर का होता है, क्योंकि वहां पर नीट के अंदर 11वीं और 12वीं का ही मैटर आता है। अब जैसे मान लो जो टॉपिक 11वीं 12वीं में वहां पर नहीं है और वो अपने यहाँ पर है सिलेबस में, तो वो आपको नीट वाली सीट में नहीं मिलेगा।
कई एग्जाम्पल देख लेना चाहिए। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे मान लो कि इथोलॉजी का मैटर है, वो नीट वाली सीट में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आपको डिटेल में बताऊं कि माइक्रोस्कोपी वगैरह के बारे में डिटेल है, वो डिटेल आपको नीट की सीट में नहीं मिलेगी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि फैमिली के बारे में, जो फैमिली अपने सिलेबस में है वो फैमिली नीट की सीट में नहीं मिलेगी। तो आपको नीट की सीट का उपयोग तभी करना है, जितना ही करना है जितना अपने सिलेबस में वो चीजें मैच खा रही हैं। अगर सिलेबस में चीजें मैच खा रही हैं तब तो वो ग्रेजुएशन लेवल वाला मैटर में भी है, अपने ग्रेजुएशन लेवल में भी है, वो नीट में दे रखा है तो वो फायदेमंद होगा, क्योंकि नीट में पूरे विस्तार पूर्वक बताती हैं सीटें, तो वो पढ़ सकते हो आप। लेकिन जो टॉपिक नहीं है ना, केवल आप नीट की सीटें बैठ के लेके और उसमें क्वेश्चन सोल्व करने लग गए, नंबर नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। क्योंकि सिलेबस तो करीब 30 से 40% तो सिलेबस ही नहीं मिलेगा उनमें। उस सिलेबस के लिए अपने ग्रेजुएशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा सिलेबस कहाँ मिलेगा उसमें, मतलब ही नहीं है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह है, और फिर वो आपके मैंने अभी जो बताई इथोलॉजी वगैरह है, फैमिलीज वगैरह है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको नीट की सीट में कतई नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 11th के 12th के सिलेबस में नहीं है। तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन की बुक्स को टटोलना पड़ेगा। ये चैनल अब थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा, और चैनल पर आपको वीडियोस वगैरह रेगुलर डालने की कोशिश करेंगे, रेगुलर आपके वीडियोस आएंगे। और अगर प्रॉपर नेट वगैरह का प्रॉपर सिस्टम सेट हो गया तो फिर क्या करेंगे कि जो लाइव क्लासेज हैं वो लेंगे और थोड़े लंबे समय तक पढ़ाएंगे। तो आप प्रिपेयर हो जाएं। टेस्ट वगैरह की सीरीज भी शुरू करेंगे। जैसे एक यूनिट पूरी होती है अपन फटाफट क्या करेंगे, टेस्ट वगैरह लाएंगे। पहली यूनिट का टेस्ट तो मैंने ले रखा है, उसके क्वेश्चन आंसर भी डाल रखे हैं। दूसरी यूनिट है उनमें भी कुछ टॉपिक के ले रखे हैं, बाकी जो बच गए उनके अपन क्या करेंगे, टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे। कंटिन्यूटी आ जाएगी मतलब, और जैसे कंटिन्यूटी आ जाएगी अपने बाकी काम इजीली हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी किसी को कोई डाउट है, आप टेलीग्राम पे स्वागत है आपका। आप वाई2 स्टूडियो पे जैसे मान लो नॉर्मल जो आपके यूट्यूब है वहाँ पर आप जो चैनल का जो वीडियो देखते हो वहाँ पर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।